हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्टकट में एपी भी कहते हैं। एपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का। जनरली ये एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एपी होता क्या है। टॉपिक का नाम है हमारा आज का एपी, और क्लास 10th में ये 5th चैप्टर है आपका। एग्जाम में आपको ये 5 से 6 मार्क्स दे के जाता है। तो 5 से 6 मार्क्स देके जाता है हमें, तो इसी हिसाब से हम इसको टाइम भी देंगे। इसके पीछे हम लोग कम से कम 3 से 4 क्लासेस देंगे, और 3 से 4 क्लासेस के बाद ये टॉपिक आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं एपी होता क्या है। पहले थोड़ा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, उसका बाद इसको समझेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में कि एपी होता क्या है। तो एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन में लिख रहा हूं, एपी इज अ सीरीज with equal intervals। एपी क्या होती है? एक सीरीज होती है जो इक्वल इंटरवल्स के साथ होती है। एपी क्या होती है? एक सीरीज होती है जो इक्वल इंटरवल्स के साथ होती है। चलिए पहले एग्जांपल लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा समझ आएगा कि एपी होती क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 8, मैंने लिखा 10। दूसरी तरफ मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 7, मैंने लिखा 10, मैंने लिखा 13, मैंने लिखा 16, और ये ऐसे चलेगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे खत्म भी हो जाए। अब इन दोनों सीरीज में डिफरेंस बताइए मुझे कि इन दोनों सीरीज में डिफरेंस क्या है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। हमने कहा एपी इज अ सीरीज विथ इक्वल इंटरवल्स या इक्वल गैप्स, यानी एक ऐसी सीरीज जिसके बीच में क्या हो, गैप्स क्या हो, हमेशा इक्वल हो या सेम हो, इक्वल हो या सेम हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इस वाली सीरीज में 3 से 5 के बीच का गैप बताइए 2, 5 से 6 के बीच का गैप 1, 6 से 8 के बीच का गैप 2, 8 से 10 के बीच का 2। क्या यहाँ पे गैप इक्वल है? क्या गैप है? क्या नहीं, यहाँ पे गैप इक्वल नहीं। चलिए पहली बात ये है। दूसरी बात समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी सीरीज देखिए, 4 to 7 3 का गैप, 7 to 10 3 का गैप, 10 to 13 3 का गैप, 13 to 16 3 का गैप। यहाँ पे गैप क्या है? सब में इंटरवल गैप क्या है इनका? इक्वल है, सेम इंटरवल पे है, यानी इसके और इसके बीच का गैप 3, इसके और इसके गैप का बीच का गैप 3, इसके और इसके बीच का गैप 3, और इसके और इसके बीच का गैप 3। यानी एक ऐसी सीरीज जो इक्वल गैप के साथ चल रही हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। एक ऐसी सीरीज जो इक्वल गैप के साथ चल रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। चलिए अभी आगे की बात और जानेंगे इसमें। तो मैं 1-2 सीरीज लिख रहा हूं, आप मुझे बताइए क्या ये एपी है या नहीं है। मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 7, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 11, 13। मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 13, मैंने लिखा 18, मैंने लिखा 22। चलिए बताइए क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? चलिए पहले वाली सीरीज को देखते हैं हम लोग। 5 से 7 पे गए 2, 7 से 9 2, 9 से 11 2, 11 से 13 2। क्या इक्वल गैप है? गैप इक्वल है? हाँ जी, ये एपी है। अगले में बात करते हैं। 5 से 9 कितने का गैप? 4। से 9 to 13 4, 13 to 18 5। जैसे ही हमने देखा देखिए यहां पे गैप क्या था? इक्वल था। यहां पे गैप क्या था? इक्वल था। तो यहां तक तो हमें बात समझ आ रही थी कि एपी हो सकता है आगे।
लेकिन जब हमने आगे जाके देखा, क्या यहाँ पे गैप इक्वल है? नहीं। यहाँ पे फिर 4 है, तो क्या बात बनी यहाँ पे? नहीं। अगर बात नहीं बनी, कोई भी ऐसा टर्म जो इक्वल गैप ना दे रहा हो, वहां पे ही एपी क्या हो जाता है? ये खत्म हो जाता है। तो क्या ये एक एपी है? एपी है? नहीं सर, ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने समझ लिया है, एक ऐसी सीरीज जो क्या इक्वल गैप के साथ चल रही हो, एक ऐसी सीरीज जो इक्वल गैप के साथ चल रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। चलिए अब आगे की बात। एक बात बताइए, चलिए मैंने देखा कि अब तक एपी लिख रहे थे, एक और बताइए लास्ट। मैंने लिखा 18, मैंने लिखा 16, मैंने लिखा 14, मैंने लिखा 12, मैंने लिखा 10, मैंने लिखा 8। बताइए क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है एपी? क्यों नहीं है एपी? गैप ही तो देखना है ना भाई। गैप देखो, इन दोनों के बीच का गैप 2, 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 इन दोनों के बीच का गैप 2। तो गैप तो बराबर ही है ना, या गैप अलग हो गया? गैप बराबर है। अगर गैप या इंटरवल इक्वल है तो दैट मींस वो एपी है। इट डजंट मैटर क्या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सीरीज तो दोनों ही होता है ना। अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो भी एपी है, अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तब भी एपी है। डजंट मैटर कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों के? चलिए अब थोड़ा टेक्निकल इसे समझते हैं। अब एक दो थियोरेटिकल बातें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस के हिसाब से एपी को 2 टाइप में बांटा गया है। कहा गया है कि एपी 2 टाइप की होती है, या एपी सीरीज 2 टाइप की होती है। एक होता है फाइनाइट सीरीज और दूसरा है आपका इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज, जैसा नाम से पता चल रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। ये नाम से पता चल रहा है ना, फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज का क्या मतलब होता है? फाइनाइट का मतलब होता है जिसका अंत होता है। फाइनाइट का मतलब जिसका क्या होता है? अंत होता है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा 5, 7, 9, 11 और 13, मैंने यहाँ पे एपी को खत्म कर दिया। मैंने यहाँ एपी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अगर एपी यहाँ पे खत्म हो रहा है, एपी क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। एपी का क्या हो रहा है? अंत हो रहा है। अगर एपी का अंत हो रहा है तो इसका मतलब ये कैसा सीरीज हुआ? एक फाइनाइट सीरीज हुआ। कैसा सीरीज हुआ? एक फाइनाइट सीरीज हुआ। दूसरा है इनफाइनाइट सीरीज। जैसे मैंने लिखा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 डॉट, बहुत सारे डॉट डाल दिए। पहले तो ये बताओ क्या इस एपी है? क्या ये एपी है? हाँ जी सर एपी तो है। क्यों? बिल्कुल है। एक का गैप तो है ना भाई, क्या एक डिफरेंस नहीं होता? एक भी तो डिफरेंस होता है ना। तो एक का गैप है तो ये एपी भी क्या है? सॉरी ये सीरीज भी क्या है? एक एपी है। ये सीरीज भी क्या है? एक एपी है। और इसकी लास्ट टर्म बताओ मुझे, क्या ये एपी खत्म हो रहा है? क्या ये एपी खत्म हो रहा है? नहीं सर ये एपी खत्म नहीं हो रहा है। 3 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 5 आ जाएगा, 5 का 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा। कहां तक चलेगा? इनफाइनाइट तक चलेगा। कहां तक चलेगा? इनफाइनाइट तक चलेगा। और जब इनफाइनाइट तक चलेगा तो सीरीज कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगा। तो डिफरेंस समझ आया आप लोगों को फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज में? चलिए क्लियर है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब बात होगी आगे की। 2 टाइप के सीरीज देख लिया हमने। पहला पढ़ा हमने फाइनाइट सीरीज और दूसरा पढ़ा हमने इनफाइनाइट सीरीज। अब कुछ टेक्निकल बातें। टेक्निकल बातें कैसी कि कुछ चीजें होती है
जो टेक्निकल होती है मैथ्स में हम लेमेंस लैंग्वेज में नहीं पढ़ सकते हैं। चलिए टेक्निकल बातें कौन सी, एग्जाम्पल लेके ही समझेंगे। मैथ्स तो बिना एग्जाम्पल के क्या है, अधूरी है। चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ बहुत सिंपल सा, ताकि आप लोगों को क्या है समझ आए। बस यहाँ तक, ज्यादा बात नहीं करेंगे। छोटा सा सीरीज लिया हमने, सीरीज को देखा कि सर गैप क्या सेम है, बिल्कुल सेम है, सब में 2 का गैप चल रहा है। तो गैप चल रहा है कितने का, यहाँ से यहाँ तक 2 2 2 2 2 2 का गैप है, हाँ जी 2 का गैप है। यानी एक ऐसी सीरीज जिसमें गैप क्या हो, हमेशा सेम हो, उसको तो हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। यानी एक ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो। एक ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो, सेम हो, इक्वल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। बेसिक डेफिनेशन है। अब देखिए इसका डिफरेंस सेम है, इसका डिफरेंस क्या है, सेम है ना, सेम। तो जो ये कॉमन डिफरेंस होता है, क्या होता है, कॉमन। यानी जब गैप क्या हो, सेम हो, कॉमन हो, तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं डी से। किससे डिनोट करते हैं, डी से। यानी एक ऐसी सीरीज जिसमें गैप क्या हो, इक्वल हो, और उसी इक्वल गैप को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। नाम से भी पता चल रहा है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और एपी में टेक्निकल टर्म में इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। यानी पहली बात क्या सीखी हमने एपी की, कि एक एपी एक सीरीज होता है, और सीरीज के बीच जो इक्वल गैप होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। चलिए अब एपी की ना कुछ टर्म्स होती है, एपी की क्या होती है, टर्म होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, तो फिर से ही लिख लेता हूं, 3 5 7 9 11 13 15। ये क्या हुआ, ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से, या ए कह लो या A1 कह लो। जो सेकेंड टर्म होगा उसे कहेंगे हम लोग A2, जो थर्ड टर्म होगा उसे हम लोग कहेंगे A3, इसको कहेंगे A4, इसको कहेंगे A5, इसको कहेंगे A6, इसको कहेंगे A7। और मान लीजिए सीरीज ऐसी चलती रहती, तो एक एपी सीरीज कहां तक जाती है, मुझे तो नहीं पता, ये इनफाइनाइट सीरीज है। तो आपको भी पता है कि लास्ट में कहीं पे जाके क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा, AN। यानी ये n टर्म्स तक जा सकता है। ये कहां तक जा सकता है, n तक जा सकता है। और n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे n की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। n की वैल्यू क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। n की जगह आप कुछ भी रख लो, कुछ ना कुछ टर्म तो निकल के आ ही जाएगी, क्योंकि एपी ये कैसा सीरीज है, एपी का, ये एपी का इनफाइनाइट सीरीज है। कैसा सीरीज है बच्चों, इनफाइनाइट सीरीज। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। 2 चीजें सीख ली हमने। पहली चीज क्या सीखी, कि जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसे ए से डिनोट करते हैं। मैं इसको लिख देता हूं कि एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है दैट इज डिनोटेड बाय ए। 2 बातें तो हमारी समझ में आ गई, कि फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, और जो डिफरेंस होता है, इक्वल गैप होता है या इंटरवल होता है, उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। चलिए, और एक बात और, अगर आपको किसी एपी में ए और डी पता चल जाए, किसी भी एपी में अगर आपको ए और डी पता चल जाए, आप एपी के साथ कुछ भी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ए और डी। आपको ए पता होना चाहिए, आपको डी पता होना चाहिए। अगर आपको ए और डी पता चल गया तो एपी के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। समझने की कोशिश करते हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अगर आपको ए और डी पता चल गया तो आपको एपी में सब कुछ आ गया, इसके अलावा कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। ए पता है, डी पता है, ए पता है, डी पता है, एपी खत्म। हाँ एपी खत्म, इससे ज्यादा एपी में कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं, खत्म करते हैं एपी को, यार बहुत परेशान कर दिया।
चलिए क्या प्यारी लाइन, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 5, मैं थोड़ा गैप दे रहा हूँ, मैंने लिखा 7, मैं लिख रहा हूँ 9, मैं लिख रहा हूँ 11, मैं लिख रहा हूँ 13। कोई बच्चा मुझे ए बताएगा? कोई बच्चा मुझे ए बताएगा? हाँ सर बहुत आसान है, ये है ए, और ए की वैल्यू कितनी है? 3। ए की वैल्यू क्या है? 3 है, सही है ना? सही है। अब एक बात बताओ, एपी बढ़ा आगे, एपी क्या हुआ? बढ़ा आगे, एपी बढ़ा आगे, कितने से बढ़ा? सर ये बढ़ गया 2 से, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ए की वैल्यू 3 हो गई, डी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। एक बात बताओ ना, डी आपने कैसे कैलकुलेट करा? क्या डी कैलकुलेट करने का भी कोई फॉर्मूला होता है? क्या डी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है? नहीं, फॉर्मूला तो नहीं होता, हमें तो दिख रहा है कि 2 का गैप है। अब ये भी कैलकुलेट करेंगे क्या हम? देख लो ना यार, डी कैलकुलेट करने का ना कोई फॉर्मूला नहीं होता, डी कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। एक फंडा होता है कि आगे वाले टर्म में से पिछले टर्म को क्या कर दो? माइनस कर दो। बड़े ध्यान से सुना मेरी बात, नेक्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को क्या कर दो? माइनस कर दो। डी क्या होता है? डी होता है क्या बेसिकली कि सीरीज के कहीं पे भी चले जाओ, सीरीज को 2 टर्म्स उठा लो, उनके बीच का गैप क्या होगा? सेम होगा। उनके बीच का गैप क्या होगा? सेम होगा। तो इससे पहले क्या डिफाइन था कि आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है या पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है? तो ये क्लैरिफाई कर दूं कि नेक्स्ट टर्म में से कोई भी टर्म उठा लो, उसमें से पिछली टर्म को क्या कर दो? माइनस कर दो। कोई भी टर्म उठा लो, उसमें से पिछली टर्म को क्या कर दो? माइनस कर दो। आपका डी निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं, कोई भी टर्म उठा लूं। चलो सबसे पहले a2 माइनस a1 कितना है जी? 5 में से 3 गए। एक और ट्राई करते हैं, a3 माइनस a2, a3 मतलब नेक्स्ट, a2 मतलब उससे पहले वाला। 7 में से 5 गया, 2 आ गया। a4 में से a3 गया, 9 में से 7 गया, 2 आ गया। यानी डी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, नेक्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को क्या कर दो? माइनस कर दो। आपका डी कैलकुलेट हो जाएगा एपी के किसी भी पॉइंट पे। ऐसा जरूरी नहीं है मैं रैंडमली कोई भी पॉइंट उठा लूं, मैं रैंडमली क्या कर लूं? कोई भी पॉइंट मैंने देख लिया, मैंने लिख दिया a6 माइनस a5 यानी 13 माइनस 11 2। अब देखिए सब में क्या आ रहा है? डी सेम आ रहा है। सब में डी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। बात समझ आई? तो डी जब कैलकुलेट करना हो, नेक्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को क्या करना है? अपने को माइनस करना है। हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और, मैंने एक और सीरीज लिख दी। मैंने लिखा 20 16 12 8 4 0 -4। अरे ये माइनस में क्यों जा रहा है? अरे सीरीज ही तो है, माइनस में भी तो जा सकती है ना आगे। मैं इसको और बढ़ा रहा हूं, -8 -12 और ये ऐसे ही बढ़ती जा रही है। ये बताइए सबसे पहले मुझे, ये बताइए ए की वैल्यू तो सर बहुत आसान है। एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ए कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ए कहते हैं। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 20। ए की वैल्यू क्या आ गई? 20। डी की वैल्यू बताएगा कोई? डी की वैल्यू बता दो कोई। बच्चे कह रहे हैं डी की वैल्यू हो गई सर 4। डी की वैल्यू कितनी हो गई? 4। 4 का ही तो गैप है ना सर। अरे 4 का ही तो गैप है ना। अरे गधो अभी क्या बताया मैंने? जब डी निकालना होता है, नेक्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को क्या करना है? माइनस करना है। नेक्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को क्या करना है? माइनस करना है। तो कोई भी उठा लो, a2 माइनस a1 या ए कर लो, ए या a1 बात सेम ही है। तो 16 में से मैंने घटाया 20, माइनस किया, तो डी की वैल्यू कितनी आई? -4 आई। डी की वैल्यू कितनी आई? -4 आई। सर समझ नहीं आया। a3 माइनस a2 करो, 12 माइनस 16, यहाँ पे भी डी की वैल्यू क्या आ गई? -4 आ गई।
कह रहे सर ये तो आसान है, और आगे का बताओ, और आगे का बताओ। तो भाई मैं बताता हूं, A7, लो मुश्किल कर दिया सवाल को तुम्हारे हिसाब से। A7 माइनस A6, A7 की वैल्यू बताइए, 1 2 3 4 5 6 7, -4 -0, -4 में से 0 माइनस कर दो, -4 में से 0 माइनस कर दो, तो ये भी कितना आया भाई, -4 ही आया ना, या कुछ और आ गया? एक और बताओ। तो A8 माइनस A7, लो और डिफिकल्ट कर दिया। A की वैल्यू, A8 की वैल्यू -8, माइनस करना है, ध्यान से देखना, माइनस करना है A7, और A7 की वैल्यू है -4। देखो माइनस का साइन ऑलरेडी रहेगा, और जो A7 की वैल्यू है दैट इज -4, तो -8 माइनस माइनस प्लस 4, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 4 गया 4, बड़ा कौन, बड़ा कौन, साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा। तो मैथ्स में हमने पढ़ा है जो बड़ा साइन उसी का आएगा, जो बड़ा साइन उसी का आएगा। तो 8 बड़ा या 4 बड़ा, सर 8 बड़ा, तो 8 के आगे कौन सा साइन भाई, माइनस का ना, तो ये भी हो गया -4, यानी डी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस कंफ्यूजन में ना रहे कि डी की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होगी, डी की वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो क्या सर ए की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, मेरी मर्जी। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की, मैं लिख देता हूं, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की, -4 -2 0 2 4 6 एंड सो ऑन। तो ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, -4 हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गई है, -4 हो गई। तो क्या समझ आया? हाँ समझ आया। क्या क्या चीज सीखी कि एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें क्या होता है, इक्वल गैप होता है, इक्वल इंटरवल होता है। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम लोग ए कहते हैं, और जो उसके बीच का गैप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यहां तक बात समझ ली? समझ ली, एपी खत्म, एपी खत्म। बात को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं, अब आसान आसान चीजें पढ़ते हैं हम लोग। एपी खत्म, एपी खत्म। अब एपी का ना कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। एपी का क्या होता है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है जिसको एपी क्या करता है, फॉलो करता है। उसको समझने की जरूरत है कि एपी बढ़ता है या कम होता है, लेकिन एक ना पैटर्न के हिसाब से बढ़ता है। पैटर्न क्या होता है कि गैप ना इक्वल इंटरवल से क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है ना भाई। चलिए समझते हैं। मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 7, मैं गैप लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझा सकूं। और यहीं से हम एक फॉर्मूला निकाल लेंगे, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो एपी को क्या कर देगा, हलवा कर देगा। अब ये हलवा क्या होता है, हलवा मतलब एकदम सॉफ्ट कर देगा, एपी को इतना इजी कर देगा, इतना इजी कर देगा कि आपने सोचा नहीं होगा कभी। जी चलिए, ये बताइए क्या है सर, ये तो ए है, ये क्या है, ए है। और जो तेज बच्चे उनको समझ आ गया होगा कि इनके बीच का गैप कितना है, 2 2 है। इनके बीच का गैप कितना है, 2 2 है सर, 2 2। इतना तो हमें भी दिख रहा है कि इनके बीच का गैप कितना, हर बार 2 है, 2 है, तभी तो एपी है ना भाई। अगर बीच में गैप 3 हो जाता तो क्या एपी होता क्या? नहीं सर, एपी नहीं होता, फिर तो ये कुछ और ही हो जाता। चलिए क्या हो जाता हमें नहीं पता, लेकिन एपी तो नहीं होता, एपी तो नहीं होता। चलिए एक बात बताइए, ये 3 से बढ़ गया 2, तब बना 5, यानी इसको मैं 3 + 2 लिख सकता हूं क्या, लिख दो। 3 में 2 बढ़ गया, यानी एपी की फर्स्ट टर्म तो थी, प्लस एक डी की वैल्यू भी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी पहली टर्म को ए लिखा, दूसरी टर्म को लिखा ए प्लस डी। क्या लिखा, ए प्लस डी, गलत तो नहीं किया मैंने। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आई 7 की।
7 में देखा, देखो 3 तो था ही, 3 तो था ही, प्लस पिछले वाले में क्या था, 3 + 2 था, पिछले वाले से 2 ज्यादा, यानी पिछले वाली की वैल्यू क्या लिखी थी मैंने, 3 + 2 लिखी थी, तो इसमें 2 और क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया ना। ये क्या है, 3 ए है, ये डी है, और ये भी क्या है, डी है, तो इसको मैं a + 2d लिख सकता हूं ना, लिख दिया ना भाई, समझ आया ना। देखो ये 3 तो ए था ही, ये डी था, यानी ये पिछले वाले टर्म में कुछ ऐड कर देते हैं, इक्वल इक्वल ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म बन जाती है ना। तो पिछला वाला क्या था, a + d था, यहां ध्यान से देखिए, a + d था ना, ये a + d में एक और d ऐड कर दिया, तो a + 2d बन गया। अगला देखते हैं और क्लैरिफिकेशन मिलेगी। 9 है, देखो 3, पिछला टर्म लिख लो पहले, 2 + 2 तो था ही, एक और 2 क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, एक और 2 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, बढ़ा दिया, घटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बढ़ाएंगे ही। अगर एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू बताइए एक बार मुझे, इसकी वैल्यू सर पीछे से अभी छाप लेता हूं, a + 2d, और एक और d क्या कर दिया, d है ना, दो दो जो 2 है वो d ही तो है ना, यही तो गैप है ना भाई, तो a + 3d। जो इंटेलिजेंट बच्चे हो तो समझ गए, वो सारी कहानी समझ चुके हैं। और देखो तो तेज बच्चा होगा ना, उसको देखते ही कह देगा कि सर ये तो a + 4d होगा और ये होगा a + 5d। समझ आया ना, ये a होगा, ये a + d होगा, उसके बाद a + 2d होगा, a + 3d होगा, a + 4d होगा, a + 5d होगा, a + 6d होगा, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। एपी ऐसे ही क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो एपी का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, एपी का क्या है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। एपी एक हिसाब से बढ़ता है, एक गैप से बढ़ता है, एक इक्वल इंटरवल से बढ़ता है उससे। यहां पे हमारी बात क्या हो गई, बहुत हद तक हमें समझ आ गई। यानी जो A1 होगा, देखिए, यानी फर्स्ट टर्म होगा उसको हम A से डिनोट करेंगे, जो सेकंड टर्म होगा उसको हम a + d लिखेंगे, जो थर्ड टर्म होगा उसको हम a + 2d लिखेंगे, जो फोर्थ टर्म होगा उसको a + 3d लिखेंगे, जो फिफ्थ टर्म होगा a + 4d लिखेंगे। क्या इतनी बात समझ आई, आई क्या, हजार आ गई, ऐसा इसमें क्या था जो समझने लायक नहीं था। ये तो आसान सी बात थी, हमें बहुत आसानी से समझ आ गई है कि जो एपी का टर्म है, जो एपी का क्या है, टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, हम तो कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं। मैं पूछूंगा, बताओ बच्चों, a + 61 टर्म कौन सी होगी, लो सर इसमें क्या मुश्किल है, a + 60d मुश्किल नहीं है ना। मैं कह रहा हूं a 11th बताओ, a + 10d, a + 10d। मैं कह रहा हूं a 18 बताओ, तो a + 17d, यही तो होगा ना भाई। अगर आप यहां पे ध्यान से देख पा रहे हो कि जब सेकेंड टर्म थी तो 1d, किसी के 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई बात तो नहीं बिगड़ेगी, नहीं बिगड़ेगी सर। तो जब सेकेंड टर्म था तो 1d प्लस करा, थर्ड टर्म था तो 2d प्लस करा, बात फोर्थ टर्म की आई तो 3d प्लस कर दिया, और बात फिफ्थ टर्म की आई तो 4d प्लस कर दिया। कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या आप लोग, पैटर्न ऑब्जर्व हुआ क्या, हाँ जी सर हो गया, पैटर्न ऑब्जर्व हो गया। कि कोई सी भी टर्म निकालनी हो, कोई सी भी टर्म निकालनी हो, सबसे पहले a लिख दो, सबसे पहले a लिख दो, और d को उससे मल्टीप्लाई कर दो जो सा टर्म निकालना -1। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख दूं, लो लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्मूला। कि मुझे कोई भी टर्म निकालनी है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा a, और जोन सी टर्म निकालनी है
उसमें से क्या कर दो, एक कम करके उसको डी से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें क्या कर दो, एक कम कर दो और उसको क्या कर दो, डी से मल्टीप्लाई कर दो। मुझे कौन सा टर्म निकालनी है, एन, एन की वैल्यू तो नहीं है मेरे पास, तो एन माइनस 1 कर दूंगा, एक कम कर दिया, एक कम कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने डी से, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, डी से। तो यानी स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या निकला ए एन का, कि आपको कोई भी टर्म निकालनी हो, आपको कोई भी टर्म निकालनी हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वेयर एन इज इक्वल टू टर्म, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म और डी है कॉमन डिफरेंस। इतनी बात समझ आ गई क्या, समझ आ गई ना, समझो आपका एपी खत्म हो गया। एपी में इससे ज्यादा कोई बात है ही नहीं, ये गांठ बांध दो, इस बात को, इस बात को गांठ बांध लीजिए आप लोग कि ए एन का जो फॉर्मूला होगा दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां एन क्या होगा, कोई भी टर्म हो सकता है, ए क्या होगा, ए होगा आपका फर्स्ट टर्म और डी क्या होगा, डी होगा आपका कॉमन डिफरेंस, एक गैप जिससे वो एपी बढ़ रहा है या घट रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। डी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। चलिए यहाँ पे लगभग आपकी एपी की थ्योरी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, जो बेसिक है एपी का, जो भी बेसिक है वहां पे आपका क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अब हम आगे की बात करेंगे, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि एपी में आगे क्या है, क्या कोई कंसेप्ट बचा है, अभी तो बहुत कंसेप्ट बचे हैं, कुछ क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाइए, कुछ क्वेश्चन है जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। आ जाते हैं हम लोग एपी में। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ले नहीं रहा हूं, दे रहा हूं। मैंने लिखा 7, 14, 21, 28, 35 and so find the थर्टीन्थ टर्म ऑफ द एपी की 13th टर्म बताइए, कैलकुलेट करो, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 79, 79 होगा, 49, 42, 49, 56, 63, 70, या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, ऐसे कर भी लोगे क्योंकि मैंने सिर्फ 13th टर्म ही पूछी है, आगे तो नहीं पूछा ना मैंने, अभी तो 13th टर्म पूछी है, तो आप लोग कैलकुलेट भी कर लोगे। लेकिन मैं बताओ इसकी 56th टर्म बताओ, कैलकुलेट कर दोगे क्या, नहीं कर पाओगे, उंगलियों पे उंगलियां खत्म हो जाएंगी, उंगलियां क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, करते रह जाना 1 2 3 4 5 6, नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको एक बात पता है कि एपी ना मुझे 2 चीज चाहिए होती है, सिर्फ 2 चीजें, अगर मेरे पास 2 चीजें हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं एपी के साथ, शुरू में ही बता दिया था, एक चीज चाहिए ए और दूसरी चीज चाहिए डी, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, एक चाहिए ए एक चाहिए डी, गांठ बांध लो इस बात को, एक चाहिए ए एक चाहिए डी। तो ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है, एक फर्स्ट क्लास का बच्चा भी बता देगा फर्स्ट टर्म क्या है इसका, 7 है, क्या है 7 है, स्टार्ट कहां से हो रहा है 7 से हो रहा है। अब डी बता दो, बता दो डी, डी क्या है, किसी भी नेक्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो, किसी भी नेक्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका डी कैलकुलेट हो जाएगा। मैंने कुछ भी लिख लिया, मैंने लिखा a3 माइनस a2, मेरी मर्जी मैं कुछ भी लिखूं, कोई जरूरत थोड़ी a2 माइनस a1 ही करूंगा, मेरी मर्जी मैं a3 माइनस a2 करूं, मैं a10 माइनस a9 करूं, मेरी मर्जी है। a3 की वैल्यू 21 और a2 की वैल्यू 14, तो डी की वैल्यू भी 7। अरे वाह क्या मस्त एपी है, 7 का पहाड़ा चल गया, 7 की टेबल चल गई कि ए की वैल्यू डी, ए की वैल्यू भी 7 और डी की वैल्यू भी 7। अब मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन में मेरे से पूछा है कि बताओ A13 क्या है, यानी 13th टर्म क्या है, 13th टर्म क्या है। चलिए बताता हूं मैं आप लोगों को 13th टर्म, कुछ नहीं करना बेटा, बस क्या लिखना है
फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है। an का कोई भी एपी का an निकालना है, फॉर्मूले को बार बार लिखना है। मैं फिर बता रहा हूँ, फॉर्मूले को क्या लिखना है? बार बार लिखना है। अगर आप फॉर्मूला बार बार लिखते हैं तो आपको क्या फॉर्मूला हो जाएगा? याद हो जाएगा, और उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कह रहे हो सर? एक छोटा सा फॉर्मूला अलग से याद कर लेंगे। बेटा अगर आप पूरी 10th की बात करो, और 10th की बात करो, सिर्फ 10th क्लास के मैथ्स की बात करो, तो 60 से 70 फॉर्मूले याद कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए क्या करना है? हर फॉर्मूले को बार बार लिखना है। फॉर्मूले को हर क्वेश्चन में बार बार लिखना है, अप्लाई करोगे याद हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ्स है, साइंस है, और भी तो सब्जेक्ट है ना मैथ्स के साथ साथ। साइंस के केमिकल रिएक्शन है ना, याद करने पड़ेंगे ना। तो इसको अलग से टाइम नहीं देना, इसको अलग से टाइम नहीं देना, इसको लिख लो, अपने आप याद हो जाएगा। बहुत आसान है यार। तो ए एन का फॉर्मूला बताओ मेरे को जल्दी। सर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितना आसान है। एन की वैल्यू बताओ, कौन सी टर्म निकालनी थी? सर 13th, 13वीं टर्म निकालनी थी। तो ए की वैल्यू, सर ए की वैल्यू तो है 7, एन तो 13 है, क्वेश्चन में पूछ लिया हमसे, माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू भी सर 7। ए 7, 12 में से 1 गया, सॉरी 13 में से 1 गया, 12, 12 इंटू 7, और यहाँ पे 7, 7 प्लस 12 19, 7 प्लस 12 7 प्लस 12 19, 19 7 जा 171, सॉरी एक मिनट, 19 7 जा 19 7 जा 133। थोड़ा सा सिस्टम इशू आ गया था। चलिए 19 7 जा 133। सही करा ना भाई? गलत तो नहीं इसमें कुछ? सही तो है सर। 12 और 7 19, 19 7 जा 133। एक बात बताओ, किस बच्चे ने थर्ड क्लास पढ़ी है? किस बच्चे ने थर्ड क्लास पढ़ी है? सर क्या मजाक कर रहे हो? थर्ड क्लास पढ़ी है तभी तो 10th में आए। थर्ड क्लास पढ़ी तभी तो हम लोग क्या करें? 10th में आए। तो थर्ड क्लास में एक चीज और पढ़ी होगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बोर्ड मास कहते हैं। ओ बोर्ड मास, ये तो सर भूल ही गए हम। पढ़ा था ना बोर्ड मास? क्या होता है बोर्ड मास? बताइए बोर्ड मास क्या होता है? तो सर बोर्ड मास एक फॉर्मूला होता है, एक पैटर्न होता है, जिसके हिसाब से हम लोग किसी भी इक्वेशन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। जिसके हिसाब से किसी भी इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है बोर्ड मास? बाद में यहां से देखना है, इंपॉर्टेंट। ब्रैकेट को क्या करना है? ऑफ करना है सबसे पहले, फिर करना है आपको डिवाइड, फिर करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, फिर करना है एडिशन, और लास्ट में क्या करना है? सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है। समझ आया बोर्ड मास क्या होता है? तो क्या मैंने यहाँ पे बोर्ड मास अप्लाई करा क्या? नहीं सर, यहाँ पे आपने बोर्ड मास अप्लाई नहीं करा। यहाँ पे आपने बोर्ड मास अप्लाई नहीं करा है। तो क्या अप्लाई करा है? एक इक्वेशन है, इसमें प्लस भी है और इसमें क्या है? मल्टीप्लाई भी है। इसमें प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है बोर्ड मास का? सबसे पहले आपको क्या करना है? ब्रैकेट को बंद करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है,
उसके बाद डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। अगर एडिशन है तो एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कीजिए, माइनस कीजिए। क्या यहाँ पे डिवाइड है, क्या ब्रैकेट है, क्या नहीं सर ब्रैकेट तो नहीं है। क्या डिवाइड है क्वेश्चन में, नहीं सर डिवाइड भी नहीं है। क्या मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई है, हाँ जी मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले क्या करिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 12 7 जा 12 सते, हिंदी मीडियम वालों 84, 12 सते 84, और 84 में कितना जोड़ेंगे 7, तो कितना हो गया 91। टेबल ना हिंदी में याद किया करो, याद करना बहुत आसान होता है, मैंने भी हिंदी में याद किया था, इंग्लिश में हो जाता है डिफिकल्ट और कभी याद भी नहीं होगा। तो क्या समझ आया, तो क्या समझ आया हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यही समझ आया कि सर अगर हमें ए पता हो, हमें ए पता हो और हमें डी पता हो तो एपी के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें पता क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए ए और हमें पता होना चाहिए डी, तो एपी में हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, एपी में कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। आसान था ना क्वेश्चन, डिफिकल्ट तो नहीं था। कह रही नहीं सर ये तो बहुत आसान था। आपको पता है 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर में आ जाता है कई बार। तो क्या इसकी 2 नंबर की औकात है, नहीं सर 2 नंबर की तो औकात नहीं है, लेकिन नहीं 2 नंबर में आ जाता है भाई, 2 नंबर में आ जाता है। और बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि कभी पढ़ाई पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता है, क्योंकि मैथ्स तो क्या है, हवा है, मैथ्स तो क्या है, हवा है। डर है ना मैथ्स का, हाँ तो उसी डर को तो निकालने आए हम लोग। मैथ्स का मजाक बना देंगे भाई साहब, हाँ हाँ मजाक बना देंगे, एम से मैथ्स और एम से मजाक, मजाक बनानी तो आया मैथ्स का। यहाँ दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है अगर आप ध्यान से पढ़े तो, और ना पढ़े तो बस 33 लाने भी भारी पड़ जाते हैं। बहुत से बच्चों को तो 100 में से 7 आते हैं, होता है 5 आते हैं, 3 आते हैं, 2 आते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं और इसको करते हैं हम लोग क्लियर, थोड़ा और कंसेप्ट बनाते हैं। कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट क्लियर है ना मैथ में तो कुछ नहीं बचता यार मैथ्स में। क्वेश्चन तो होते रहेंगे, क्वेश्चन होते रहेंगे, हाँ क्वेश्चन होते रहेंगे। एक बार कंसेप्ट बना लो, एक बार क्या बना लो, कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट क्लियर है ना किसी भी लेवल का क्वेश्चन, उसके बाद आप आरडी शर्मा उठा लेना। हुआ होता है ना 10th वालों के लिए कि पहले एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी तो आरडी शर्मा करेंगे। जिसने आरडी शर्मा कर ली उसकी तो बात बन गई, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट है अच्छे हैं ना, तो मैं बता रहा हूं आपको आरडी शर्मा से भी डिफिकल्ट एक बुक होती है, पीके गर्ग। नाम सुना है क्या किसी ने, नहीं सुना? जाके जब जिसको घमंड हो जाए ना कि हाँ मेरे को मैथ्स आ गई, कोई टॉपिक आ गया या कोई चैप्टर आ गया, तो उसके क्वेश्चन उठा के आरडी शर्मा सॉरी पीके गर्ग से कर लेना, समझ आ जाएगा आपका कंसेप्ट कैसा है। अगर पीके गर्ग के भी क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं सही से, दैट मीन्स आपने कंसेप्ट बनाया है, अदरवाइज सिर्फ आपने क्वेश्चन किया है। आरडी शर्मा में आप क्या करते हैं, इलस्ट्रेशंस उठाए और वहां पे इलस्ट्रेशन उठाया, आंसर होता है, आपको थोड़ा सा आया, थोड़ा सा आपने वहां से देखा और आपका काम हो गया। वहां पे भी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आप नहीं करते हैं, करते हैं क्या, नहीं करते सर, नहीं करते हैं। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, मैथ्स में कंसेप्ट बनाना। अगर कंसेप्ट अच्छे हो गए तो मेरे भाई मैथ्स कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं तुम्हें मैथ्स कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है मैथ्स। देखो समझने की कोशिश करते हैं, एक और आसान सा क्वेश्चन उठाते हैं। फाइंड द 16th टर्म of an AP whose first term is 6 and common difference is 3। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार कि फाइंड द एपी हो 16th टर्म is sorry find the 16th term of an AP whose first term is 6 and common difference is 3। AP की 16वीं टर्म निकालिए, 16th टर्म निकालिए जिसका फर्स्ट टर्म यानी जो फर्स्ट टर्म है वो है 6 और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। सर क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ, अभी तो आप कह रहे थे कि एपी में फर्स्ट टर्म पता चल जाए, एपी में क्या चल जाए, फर्स्ट टर्म पता चल जाए और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो एपी में हम कुछ भी निकाल सकते हैं, एपी में हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो निकाल दो ना भाई, मैंने कब कहा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्या मैंने कहा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैंने तो नहीं कहा, तो निकाल दो।
चलिए निकाल देते हैं सर। ए की वैल्यू है 6, डी की वैल्यू 3, हमें फाइंड करना है ए 16। क्या निकालना है? ए 16। निकालो, आराम से बैठ के निकालो, कुछ है थोड़ी इसमें, आराम से निकालिए। फॉर्मूला क्या लिखना है? बार बार लिखना है। फॉर्मूला क्या लिखना है? बार बार लिखना है। एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले को इतने बार लिखना है कि सपने में आने लग जाए फॉर्मूला जी। कौन सी टर्म निकालनी है? 16 निकालनी है। a की वैल्यू 6, n की वैल्यू 16 माइनस 1, d की वैल्यू है आपकी 3। 6 प्लस 15 इंटू 3, बोर्ड में से याद रखना, बार बार नहीं बताऊंगा। 6 प्लस 45, 51, यानी 16 टर्म क्या हो गई? 51 हो गई। क्या कंसेप्ट बन गया? नहीं बना सर, ये तो आसान क्वेश्चन था। हाँ आसान क्वेश्चन था, मैंने मजे के लिए करा दिया। समझ आ गया ना? समझ आ गया। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं और क्लास को वाइंड अप करते हैं हम लोग। एक अच्छा क्वेश्चन, क्लास खत्म करते हैं। फिर अगले सेशन में देखेंगे कि आगे की बात क्या है। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे हम। इन क्लासेस की यही खासियत होगी कि हम पहले एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी के जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन रहे होंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे। हाँ जी, एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे, सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, मतलब टाइप्स कराए जाएंगे, नॉट ऑल क्वेश्चंस। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते होंगे, अगर सारे क्वेश्चन अलग है किसी एक्सरसाइज में, तो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे। चलिए एक अपनी तरफ से क्वेश्चन बना लेते हैं। मेरे को 1 मिनट देना, मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे। और ये एनसीईआरटी का ना आपका 5.2 का कोई सा क्वेश्चन है या वैसा ही कोई क्वेश्चन है, तो एक बंच कवर हो जाएगा। उसमें 4-5 क्वेश्चन है, वो सारे इसमें क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। मेरे को एक क्वेश्चन बनाने देना कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी whose 6th term is 8 and 12th सॉरी 12th रहने दो। एट्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा रेज कर देता हूँ पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आसान लेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए, मैं डिफिकल्ट लेना नहीं चाहता। एक आसान सा क्वेश्चन देख लेता हूँ आप लोगों के लिए। थर्ड टर्म is 6 and 6th term is 12। ये एक बहुत आसान क्वेश्चन लिया मैंने ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। लेने को मैं वो क्वेश्चन भी ले सकता था पहले वाला, लेकिन वो थोड़ा सा क्या हो जाता? डिफिकल्ट हो जाता। हम लेवल बाय लेवल चढ़ेंगे, पहले इजी, फिर थोड़ा और डिफिकल्ट, फिर अच्छे क्वेश्चंस। आरडी समा पीके गर्ग लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे कहीं ना कहीं। जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है आपकी, ऑप्शनल कहते हैं जिसे 10th लेवल पे, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस उठा के हम लोग करेंगे ताकि हमें अपना लेवल पता चल सके कि हमारा कंसेप्ट कितना बिल्ड हुआ है। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है एट द एंड ऑफ द डे। ऑलमोस्ट क्वेश्चन समझ लिया आपने कि एपी की 20th टर्म बताइए जिसका थर्ड टर्म तो क्या है सर? 6 है, और जो 6th टर्म है वो क्या है आपका? 12 है। वो क्या है? 12 है। आपने कहा था कि इसमें किसी भी एपी में अगर हमें ए पता चल जाए और हमें पता चल जाए डी, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। हमें पता होना चाहिए ए, हमें पता होना चाहिए डी। क्वेश्चन में देखा ना, तो हमें ए पता और ना ही हमें डी पता, ना ही हमें ए पता और ना ही हमें डी पता। तो सर कैसे करें? सर
कैसे करे। तो देखो ना यार, आसान तो है, कुछ बातें तो है हमारे पास, जैसा मैं देख पा रहा हूं इसने कह दिया मुझे सॉल्यूशन करते हैं कि सर थर्ड टर्म है यानी A3 है मेरे पास, A3 की वैल्यू इसने मुझे दे दी कि 6 है। और एक बात और बताइए, इस तरफ लिख लेता हूं मैं कि सर जो सिक्स्थ टर्म है वो है 12। इससे ज्यादा इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, इससे ज्यादा इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, उल्टा पूछ लिया कि एपी की 20th टर्म बता दो मुझे पहले। तो प्यार से करते हैं, क्वेश्चन जो कहता है उसको पढ़ते हैं। मैथ्स में क्या करना है, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है। क्वेश्चन कुछ ना कुछ कहता है, क्वेश्चन कुछ ना कुछ कहता है, आपको बस समझने की जरूरत है क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है। अगर आपने ये समझ लिया कि क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है, आप समझ जाओगे, आप कर जाओगे। कुछ नहीं है यार, मैं फिर कह रहा हूं मैं, देखो इसने कहा कि A3, अच्छा एक बात बताओ, an का फॉर्मूला पता है ना, an का फॉर्मूला पता है ना, an का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 इंटू डी। ये तो मैंने लिख दिया, बस ये तो मैंने लिख दिया। एक बात बताओ, अभी बचपन में सीखी थी, बचपन मतलब शुरू में सीखी थी, स्टार्टिंग में सीखी थी, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में सीखी थी कि A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, a+2d लिख सकता हूं ना डायरेक्ट। बार बार फॉर्मूला लिखूं, तुम्हें लिखना है, मैं नहीं लिख रहा। तो A3 को a+2d क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 6 लिख सकता हूं ना, कि A3 का फॉर्मूला है a+2d, या A3 को मैं लिख सकता हूं a+2d, लिख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लो इक्वेशन। सिमिलरली A6 को क्या मैं लिख नहीं सकता भाई, a+5d लिख सकता हूं ना भाई, अरे हाँ बोलो, हाँ जी लिख सकते हैं, तो लिख दिया। दो इक्वेशन बना ली मैंने, पहली है कि a+2d की वैल्यू कितनी है 6, दूसरी है a+5d की वैल्यू 12। एक बात बताओ मेरे को, आपने बचपन में सीखा होगा, बहुत बचपन में सीखा होगा, 7th में सीखा होगा, 8th में सीखा होगा, 9th में सीखा होगा, इवन 10th में भी सीखा होगा, इससे पहले वाले चैप्टर में, कि कोई अगर सीरीज है, सॉरी कोई इक्वेशन है, कोई इक्वेशन है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। इक्वेशन में जितनी अननोन वैल्यू है, इक्वेशन में कितनी है, जितनी अननोन वैल्यू है उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है, मैं अलग से लिख रहा हूं कि a+3 की वैल्यू 6 है, तो बताओ a की वैल्यू, तो कोई भी बता देगा ना यार, a की वैल्यू 6 - 3 = 3। तो इक्वेशन कितनी थी, एक थी, अननोन वैल्यू कितनी थी, एक थी, a की वैल्यू तो निकालनी थी ना आपको। तो जितनी इक्वेशन उतनी अननोन वैल्यू, तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो पहले इसको क्लियर कर देते हैं। अब बताओ, जो ऊपर दो इक्वेशन बनी हमारे पास कि सर a+2d इज इक्वल टू 6 और a+5d इज इक्वल टू 12, यानी दो इक्वेशन और दो अननोन वैल्यू, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। तो एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। क्या मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि दो सीरीज है, दो अननोन वैल्यू है, किसी एक को एलिमिनेट कर दो, क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, हटा दो, क्या कर दो, हटा दो। हटाने का मतलब क्या है, या हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है, घटा दो। हटा दो मतलब घटा दो, बिल्कुल हटा दो। कैसे घटाएंगे, अगर देखो ये दूसरी इक्वेशन है हमारे पास ऊपर, ये पहली इक्वेशन है, ठीक है, दूसरी में से पहली को क्या कर दूं मैं, माइनस कर दूं। मैं लिखता हूं नाउ, थोड़ा फॉर्मेट में लिख लेते हैं ना, कंसेप्ट तो बिल्ड ही हो रहा। नाउ इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन है EQN, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों की तरह लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए कि a+5d इज इक्वल टू 12, a+2d इज इक्वल टू 6। क्या सर हमने 2 - 1 करा, क्या 1 - 2 कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है, जिसमें तेरा कंफर्ट आ रहा है वो कर। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दे, लेकिन कुछ बातें हैं जो एक्सपीरियंस से आती है। मैंने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा, कुछ सोच के माइनस करा होगा, वो रीजन बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। चलिए
ए में से ए गया सर, ए से तो ए गया, पता है ना, यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। 5d में से 2d गया, 5d में से 2d गया, तो कितना बचा मेरे भाई, 3d बच गया सर, 3d। और 6, 12 में से 6 क्या बचा, 6, 12 में से 6 गया, बचा 6। अच्छा आप सोचो कि मैं 1 में से 2 को माइनस कर रहा होता, 1 में से क्या कर रहा होता, 2 को माइनस कर रहा होता, तो क्या आता, 6 माइनस 12, तो क्या आ जाता, माइनस का 6 आ जाता, क्या आ जाता, माइनस का 6 आ जाता। और माइनस देख के तो तुम लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, फूल जाते हैं ना, कि सर ये माइनस आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा या नहीं आएगा, तो ये बात की बात है। इसलिए मैंने इक्वेशन को क्या कर लिया, इजी कर लिया। क्या 12 में से 6 घटाऊंगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी और आप लोगों को चीजें भी जल्दी से समझ आ जाएंगी। तो 3d की वैल्यू कितनी हो गई सर, 3d की वैल्यू हो गई 6। अब देखो डी मल्टीप्लाई, सॉरी 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। बहुत बच्चे की तरह पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। 3 2 जा 6, डी की वैल्यू कितनी हो गई सर, डी की वैल्यू तो हमने निकाल ली 2। अब लग रहा होगा ना कितना लेंथी क्वेश्चन है यार, 15 सेकंड का काम है जो मैंने अभी तक किया है, सिर्फ 15 सेकंड। अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना निकालने में। हाँ 1 मिनट, अगर आप वैसे कैलकुलेशन करो तो 15-20 सेकंड का सवाल है, लेकिन आप लिख रहे हैं तो हार्डली 1 मिनट में इसको क्या करना है, खत्म कर देना और 2 से 3 नंबर लेके घर चले जाना है बहुत आसानी से। चलिए डी की वैल्यू निकाल ली हमने। चलो एक बात बताओ सॉरी, मेरे पास डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, अब मुझे क्या निकालना है, ए की वैल्यू। मेरे पास डी की वैल्यू है, मेरे पास डी की वैल्यू है, मुझे निकालना है ए की वैल्यू। तो कोई भी इक्वेशन, ऊपर 2 इक्वेशन लिख रखी है ना हमने, 2 इक्वेशन लिख रखी है ना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट कर दो और ए की वैल्यू निकाल दो। अब चलिए लिखते हैं जैसे एग्जाम में लिखना है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, किसी में यार जिसमें मन करे, इक्वेशन फर्स्ट, लेट्स सपोज फर्स्ट इक्वेशन में हमें डी की वैल्यू क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट बताओ क्या था, a प्लस 2d इज इक्वल टू 6। ए की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन डी की वैल्यू अब मुझे पता चल चुकी है 6। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 2। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। a की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 आ गई। तो एक बात बताना मेरे भाई, अगर आपके पास है a, आपके पास है d, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। अगर आपको ए भी पता है और आपको डी भी पता है, तो ए और डी मैंने शुरू में बता दिया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको पता है ए, आपको पता है डी, तो एपी के साथ कुछ भी कर लो, एपी के साथ क्या कर लो, कुछ भी कर लो। चलो करते हैं फिर एपी के साथ। निकालना क्या था यार इसके अंदर, देख लेते हैं कि सर 20th टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, 20th टर्म। तो लगा दे फॉर्मूला भाई मेरे भाई, A20, नहीं अभी नहीं, इतनी आसानी से थोड़ी लगाएंगे फॉर्मूला। तो लिखेंगे पहले कि ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी A20, ए की वैल्यू 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 2, 2 प्लस 19 इंटू 2, 2 प्लस 38, यानी 20th टर्म कितनी आई आपकी, आ गई 40। कैसा लगा ये क्वेश्चन, मजा आया ना। मुझे ए पता था, अभी तक के क्वेश्चन में क्या था, मुझे ए भी पता था, डी भी पता था। या नॉर्मल सीरीज गिवन होती थी, उससे मैं ए निकाल लेता था और डी निकाल लेता था। लेकिन यहाँ पे बात क्या हुई ना, यहाँ पे ए पता था और ना ही डी पता था। कुछ टर्म की वैल्यू गिवन थी, रैंडम टर्म्स की क्या थी, वैल्यू गिवन थी। 2 रैंडम टर्म्स थे, उनसे हमने ए और डी की वैल्यू क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। और जैसे ही हमने ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो एपी में हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एपी के अंदर कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने एपी में 3-4 चीजें पढ़ी। क्या क्या पढ़ी, हल्का सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि एपी एक ऐसी सीरीज होती है जो इक्वल इंटरवल पे चलती है, इक्वल गैप पे चलती है,
ठीक है। एपी इज अ सीरीज विद इक्वल इंटरवल्स। एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम लोग ए कहते हैं, और जो उसके बीच का इक्वल गैप होता है, इक्वल इंटरवल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। एपी की कोई भी टर्म निकालनी है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एन। एन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है होता है जिसकी वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी पॉजिटिव भी हो सकता है, डी नेगेटिव भी हो सकता है। सीरीज आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, सीरीज आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। नॉर्मल सीरीज से हम लोग ए और डी भी निकाल सकते हैं, और टू रैंडम टर्म्स दे रखे हो आपको तो वहां से आप ए और डी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, और ए और डी पता होने के बाद एपी में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास थी हमारी ये, इस क्लास को आज हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या आपके बेसिक्स क्लियर हुए, कंसेप्ट बना? अगर कंसेप्ट बना तो नेक्स्ट क्लास को जाके आप देख सकते हैं, वहां पे कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ताकि एपी को हम अच्छे से समझ सके, एपी को अच्छे से समझ सके। अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। माउस बंद हो गया था, माउस में बटन हो गया। कट करनी पड़ेगी, वो छोड़ना माउस।